अब स्वागत करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी का। सर, आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पर आएं और हम कलीपुरी जी इंडिया टुडे की वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो स्टेज पर आएं। कली जी, मंत्री साहब का अभिनंदन करने के लिए कृपया स्टेज पर आएं। आपको बता दें कि बुके और तुलसी जो हम दे रहे हैं, तुलसी जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेहद आदरणीय है, भारत में जन जन के हर किसी के घर में पाई जाती है और मंशा यही है मंत्री जी आपके लिए ये खास तौर पर ये एक बुके और उसके साथ एक तुलसी भी हम देना चाहेंगे। शुक्रिया। अब मैं अपने सहयोगी सईद अंसारी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, जोरदार तालियों के साथ पुरुषोत्तम रुपाला जी का स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद सर, किसान आज तक के इस मंच पर आने के लिए। इंडिया टुडे ग्रुप का ये एक ऐसा इनिशिएटिव और हमें गर्व ये होता है ये कहते हुए कि न केवल भारतवर्ष बल्कि दुनिया के विकसित देशों में भी किसानों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिसका प्रयास हमने किया है और आपकी उपस्थिति आज प्रार्थनीय है, महत्वपूर्ण है। कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और किसानों को अगर हम पशुपालन की तरफ मोड़ें तो वो उनकी आय को दोगुना करने में, उनकी आय को बढ़ाने में और खेती के साथ साथ उन्हें विकास करने में महत्वपूर्ण होता है। डेयरी अगर सबसे पहले हम पूछें आपसे तो किस तरह से हमारे देश में डेयरी का विकास हो रहा है और किसानों को हमारी सरकार आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? नमस्कार और सभी हमारे किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरी आवाज आ रही है? तो मैं कुछ बोला? धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक भारत सरकार के मंत्री के तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप को किसान तक चैनल का प्रयोग शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं किसान के नाते अब हमारी भी कोई चैनल बनाने के मूड में मीडिया आ गया है, वो हमारे लिए खुशी की बात है। वो मैं किसान के तौर पर आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने डेयरी सेक्टर का जिक्र करते हुए एक विषय रखा कि इसमें सरकार क्या कर रही है, वो कितना उपयोगी है। मैं आपको बताऊं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये टाइटल विश्व में है, देश में सभी लोग ऐसे ही भारत कृषि प्रधान देश है कहते हैं। मगर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जब से किसी भी प्रकार का व्यवसाय आदमी ने शुरू किया होगा, पहला व्यवसाय वो पशुपालन का होगा और पशु के साथ जीवन यापन करने का प्रारंभ किया होगा। और इसीलिए भी हमारा देश एक पशुपालन का देश है, पशुपालकों का देश है। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है पशुपालन का कि आज भी जहां हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, आज भी जहां समझो कि लाइट नहीं पहुंची है,
आज भी जो रिमोट एरिया है, कहाँ कहीं पे भौगोलिक विषमताएं हैं, वहाँ जो भी कुछ जीवन यापन करना बहुत दुष्कर है, ऐसे इलाके में भी इनके जीवन का सहारा सिर्फ पशुपालन है। मैं कल ही लेह के दुर्गम विस्तार में था, वाइब्रेंट विलेज जो हमारे सरहदी गांव है, उसको देखने के लिए गया था। तो वहाँ इतनी भौगोलिक विषमता है कि वहाँ रहना हम लोगों के लिए सोचने की भी बात नहीं है। मगर वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन है। तो ऐसे पशुपालन हमारा कोर एरिया भी है। और आपने जिसका जिक्र किया डेयरी का, तो मुझे बहुत ही गर्व से स्मरण कराना है शास्त्री जी का आपके इस सत्र में। शास्त्री जी का गुजरात में आना हुआ था एज अ प्रधानमंत्री, और वो एक गांव में रुके थे हमारे आनंद जिले के, और उस गांव में रात्रि और दिन में जितना भी उनको समय मिला था, उन्होंने गांव वालों से, पशुपालकों से भेंट की और अमूल के मॉडल को समझने का उनको अवसर मिला। तो एज अ पीएम उन्होंने वहां बोले थे, भी ये कैसे हो सकता है कि आप अभी गुजरात में ये प्रयोग करते रहेंगे, ये पूरे देश में होना चाहिए। और उसी में से एनडीडीबी का जन्म हुआ, जो आज पूरे देश में ये डेयरी का प्रयोग कर रहे हैं। एक ही बात करके मैं इसको समाप्त करता हूं आपके दूसरे सवाल के लिए, ये प्रारंभ के लिए, बाद में आप कहेंगे उसी लाइन से मैं बात कम शब्दों में भी करूंगा। मगर ये जो मॉडल डेवलप हुआ कोऑपरेटिव का, सरदार साहब के स्वप्न का, उसके निगरानी में आज उनका क्या नतीजा है। तो वो एक पैक्स गांव में से शुरू हुई अमूल आनंद में से आज उनका 60,000 करोड़ का कारोबार है। और हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक गुजरात के ग्रामीण अंचल में 150 करोड़ रुपया वो किसानों के घर में पहुंचा रहा है हर दिन। ये एक मॉडल है, और इसीलिए किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए पशुपालन और डेयरी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम पशुपालन से आगे भी बढ़ेंगे, हम मत्स्य की भी बात करेंगे, मछली पालन की भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हम अपने गरीब किसानों और हर खेत के एक बहुत छोटे से हिस्से को उसमें इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन चारे की समस्या, आपको लगता है कि चारे की कोई समस्या है? अगर है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? और वो हमारे किसान जो पशुपालन करते हैं, उन्हें उस समस्या से छुटकारा किस तरह से आप दिला रहे हैं? ये बहुत ही अभी के वर्तमान काल के लिए अहम सवाल और इश्यू दोनों हैं आपके सवाल में निहित है। फोडर आजकल बहुत ही, एक प्रकार से कहेंगे तो इसकी किल्लत भी हो रही है, और कीमत के बाबत में भी किसानों की कंप्लेन हमको भी मिलती रहती है। हमें इनको दो प्रकार से देखना होगा। पहले क्या था कि पूरे गौचर खाली पड़े थे, जंगल की जमीनें खाली पड़ी हुई थी। अब जैसे जैसे आबादी का बढ़ना हुआ, उसी एरिया पे अतिक्रमण होता चला गया, और इन सभी चीज़ों में कटौती हुई, और पशुपालन का भी व्यवसाय बढ़ता गया। हमारी आबादी बढ़ी, ऐसे उनकी भी आबादी बढ़ी, ज़रूरत भी बढ़ी। तो इसी के चलते पशुपालकों के पास वैसे परंपरा से अपने पशुओं को खेतों में, खलिहानों में, जंगल में चरा कर ही निर्वहन करना था। उसको स्टॉक करने का जरूरत नहीं होता था। जरूरत इतनी होती थी सिर्फ बारिश के दिनों में, ऐसे अल्प समय कालीन के लिए वो व्यवस्था करते थे और हो जाता था। मगर अभी डेयरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो जाने से कभी कभी पशुओं को बाहर ही नहीं निकलना होता है, वो डेयरी फार्म में ही जमा होते हैं, और उनका उसके लिए मतलब वहाँ फॉडर को पहुँचाना पड़ता है। ये एक बात ये हो गई। दूसरी ओर ये थोड़ा जमीन जंगल का इशू के साथ उनका हो गया। तीसरी एक बात हमें ये संज्ञान में लेनी थी कि हमारा जो क्रॉप पैटर्न है ना, उसी में जो बदलाव आया। हमारे यहाँ पहले, मैं सौराष्ट्र का हूँ, गुजरात का हूँ, आप जानते हैं,
तो हमारे यहाँ पहले बाजरी और ज्वार ही क्रॉप होता था, तो अब ऊपर का हिस्सा हमारा होता था और नीचे का हिस्सा हमारे पशुओं का होता था, दोनों का चलता था, कोई आपत्ति ही नहीं थी। अब क्या हो गया कि कॉमर्शियल क्रॉप का प्रभाव आ गया और किसान कॉमर्शियल क्रॉप की ओर बढ़ गए, तो वहाँ ज़्यादातर एरिया अब कॉटन ने ले लिया, पियत वाली जमीनों में गेहूं आ गए, धान आ गया। तो ये एक प्रकार से थोड़ा कमती हमारे पशुओं के लिए जो दोनों चीज़ें चलती थी, अभी ये सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल से हमारे बाजरा और ज्वार को मिलेट ईयर के रूप में पूरा विश्व मना रहा है और अब इसको श्री अन्न का दर्जा मिल गया है, तो फिर से किसान इसी की ओर बढ़ेंगे, तो कुछ मात्रा में हमारे पशुपालकों की समस्या का भी इसमें से समाधान हो सकता है, कुछ मात्रा में। एक इश्यू इसी के साथ मुझे ये जोड़ना था कि हमारा ये जो बेल्ट है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी का, वहाँ हम पराली जलाने के समाचार और उसी घटनाओं से भी जूझ रहे हैं। वो वास्तव में एक प्रकार से चारा ही है, तो एक और हम जला रहे हैं और दूसरी ओर किल्लत का सामना कर रहे हैं। पिछले साल कच्छ के पशुपालकों के साथ हमारे वन विभाग के प्रयासों के कारण यहाँ से बड़ी मात्रा में पराली को कच्छ ट्रांसपोर्टेशन करने का काम हुआ था। इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको पराली के रूप में ही नहीं मगर इसको साइलेज के रूप में कन्वर्ट करके बड़े पैमाने पे फॉडर को बनाने का प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि यदि कोई किसान, यदि कोई कोऑपरेटिव्स, यदि कोई प्राइवेट कंपनी इस फॉडर बनाने का कोई प्रोजेक्ट लगाती है तो उसमें भारत सरकार सहायता भी दे रही है। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि पराली में कोई राजनीति आ जाती है? तो बहुत ही अच्छा उपाय है कि वो चारे के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है और देश भर में उसे वितरित किया जा सकता है। नहीं, इसे मैं इसको राजनीति के एंगल से नहीं देखता हूं और कुछ बिंदु पे हमारे मन में राजनीति नहीं होती है। राजनीति का मंच हमारा खुला है, उसके लिए मैदान भी खुला है और इसी में तलवारें लेके सब लोग घूम रहे हैं। इसकी चिंता ऐसे मंचों में मैं करने के पक्ष में नहीं हूं। मगर कुछ चीजें ऐसी होती है, आज से 20 साल पहले मेरे इलाके में आकर आप बताते कि भाई ये पानी की बोतल आप खरीदोगे तो लोग आपको हंसेंगे कि ये कोई पानी बेचने का तरीका होता है। पानी तो पिलाने के 5 पुण्य होते हैं और गांव वाले मिलकर गांव के पादर में प्याऊ लगाते थे और वहीं से पानी पिलाने का काम चलाते थे। अब आज उस दृश्य को आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो बिना पानी की बोतल के चारा ही नहीं चलता है। आप भी यहाँ पानी की बोतल रखे हुए हैं, ग्लास से पानी सर्व नहीं होता, ये हो गया ना। तो कुछ चीजें समय के तकाजे से भी बदलती है। वो अब पराली का इश्यू है और ये फॉडर में ये कन्वर्ट हो सकता है, वो किसान भी जानते हैं। मगर हमारी जो समस्याएं हैं वो छोटे किसान हैं, वो ये कर नहीं सकते। इसलिए इसमें कॉरपोरेट को, कंपनियों को, कोऑपरेटिव्स को आगे आना होगा और इसके लिए हम हमारे डिपार्टमेंट की ओर से कोशिश कर रहे हैं। हम सुबह से जो हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं रूपाला जी, वो छोटे किसानों की, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अब वो किसान, वो पशुपालक जो दूध निकालता है और एक बड़ी कंपनी को देता है, आपने शास्त्री जी और अमूल का उल्लेख यहाँ पर कर दिया। क्या आपको लगता है ईमानदारी से सर कि छोटा किसान तो बेचारा दूध देता ही रह गया और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पनीर, घी और दूसरे लस्सी सब बनाकर आगे बढ़ती गई, लेकिन किसान पहले भी, वर्षों पहले भी दूध निकाल के बेचा करता था, आज भी दूध निकाल कर ही बेच रहा है। देखो, इसमें ये मैंने उल्लेख ही इसीलिए ही कहा था कि शायद इसका जिक्र हो। फिर हमारी समय की मर्यादा से इतना मैं इस पर लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर उल्लेख भी मैंने इसलिए किया था। ये अमूल जो मॉडल है ये हमारे देश के सारे किसानों को समझने जैसा है। मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। अमूल में भी जैसे आपने जिक्र किया कि किसान तो दूध ही बेचता है और पनीर और कई कई चीजें, समझो हजारों चीजें वो मार्केटिंग होती हैं और बोर्ड हमको सामने को मिलता है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमेरिका में भी बोर्ड मिलते हैं। तो ये जो मार्केटिंग का सिस्टम है अमूल का,
वो अमूल का दूध की और दूध से बनी हुई बनावट कोई भी चीज अमेरिका में भी अगर बिकती है, विश्व के कई देशों में वो मार्केटिंग हो रहा है, वहां से जो मुनाफा आता है वो उन्हें कलेक्ट किए हुए मिल्क को बाय लीटर बांटा जाता है। आपने 10 लीटर ही दूध दिया है तो आपका 10 लीटर का हिस्सा आपको वापस मिलता है, वो कीमत के उपरांत के रूप में उनको मिलता है। इसलिए छोटा सा छोटा पशुपालक अमूल के साथ जो जुड़ा है, उनको ये लगता है कि वो मेरी एडवर्टाइज कर रहा है, मेरे माल की एडवर्टाइज कर रहा है और वो मुनाफे का हिस्सेदार है। ये अमूल का मॉडल है और इसीलिए शास्त्री जी ने इनको प्रमोट करने के लिए कहा था। आज के 3 मुख्य बिंदु हैं रूपाला जी जिन पे बात करनी है, और दूसरा है पोल्ट्री। बहुत विस्तार हुआ, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर वो बात छोटे किसान पर आ जाती है। बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स तो बन गए, लेकिन छोटा किसान वहां सिर्फ, क्या आपको लगता है सर कि नौकर बनकर रह गया है, मालिक नहीं बन पाया आज भी? देखो, पोल्ट्री का जो व्यवसाय जिस प्रकार से हमारे देश में डेवलप हुआ, मुझे ये बताने में कोई हर्जा नहीं है कि वो डेवलपमेंट किसानों ने ही किया है। कुछ कंपनियों के साथ मिलकर कुछ कंपनियों ने इसमें काम किया और आज का उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा स्टेटस आज हमारे देश के लिए हम कह सकते हैं वहां तक पहुंच गए। आपका जो इशारा है वो ये है कि उनको कीमतें मिलने में दिक्कत आ रही है। हमारे सामने भी इश्यू, और वो मालिक भी नहीं बन पा रहे हैं सर। कितने ऐसे छोटे किसान हैं हमारे देश में जिनके अपने पोल्ट्री फार्म है, वो वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। एक बड़ा उद्योगपति आता है, गांव में एक फार्म खोल देता है, 150 लोगों को नौकरी दे देता है, बस। नहीं, उसी में भी मैं यही बताने जा रहा था कि जैसे कि यदि किसी को मुर्गी पालन करना है तो हमारे पास योजना है, अवेलेबल है। कल से ही किसी को हम इसको मुर्गी के जोड़े दे सकते हैं और वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था है, वो हो रहा है। वो इश्यू नहीं है। इश्यू इनका है कि वो छोटा है, फिर मार्केट में कैसे टिकेगा। छोटे कोई भी छोटी चीज को मार्केट का सामना करने में, इसीलिए इंटीग्रेटेड होना, उसका एफपीओ बनना, ये जो एफपीओ वाला कंसेप्ट भारत सरकार ने जो जोर शोर से हम इनके पीछे लगे, उसका वजह ही यही था कि वो एक किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मगर वो 100 किसान इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो छोटे छोटे होंगे, मगर फिर ये 1 लाख के मालिक हो जाएंगे। फिर वो बार्गेनिंग कैपेसिटी इसमें आ जाएगी, फिर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे, फिर वो सरकारी सहायता भी अच्छी तरह से लेने के लिए भी एक मैकेनिज्म हो जाएगा। और अभी वर्तमान में हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर ने तो ऐसा भी निर्णय किया है कि देश के हर गांव में पैक्स होना ही चाहिए, और वो पैक्स या तो फिशरीज का होना चाहिए या मिल्क का होना चाहिए। ऐसे ये मुर्गी का भी हो सकता है, मगर पैक्स के जरिए यदि ये हो गया तो फिर एक किसानों के समूह को इस व्यवसाय को आगे ले जाने के में हम शायद कामयाब होंगे। और आपके मन में जो सवाल हो रहा है कि वो तो मजदूर का मजदूर रहा, तो वो शायद आगे जाके मालिक भी बन सकता है। ये अगर आशा किसान के मन में आ जाए और ये उम्मीद उसे दिखने लगे, उम्मीद की किरण दिखने लगे, तो काफी उसे फायदा होगा। लेकिन सरकार के लिए क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है सर कि पशुओं में बीमारी हो जाती है, लंपी बीमारी। पिछले दिनों हमने देखा, बहुत ज्यादा उसके समाचार आए। और पोल्ट्री में तो ऐसा हुआ कि अगर बर्ड फ्लू आ गया तो एक साथ हजारों नहीं लाखों बर्ड्स को आपको नष्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही एक अहम सवाल भी है और पशुपालकों के लिए जानना भी इसके बारे में मैं मानता हूं कि बहुत अनिवार्य है। अब ये कोरोना आ गया, अब क्या करेंगे? कई लोगों को, कई हमारे परिवारजनों को हमको खोना ही पड़ा। ये एक प्रकार के जो वायरल डिसीज का अभी होना संभव हो गया, ऐसे ही वो बर्ड फ्लू का है, ऐसे ही ये लंपी का भी रहा। मगर आपको मुझे ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ फैसले किए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म इसका नहीं है कि मैं मोदी जी के सारे फैसले का लिस्ट आपको बताता रहूं और या वहां से तालियां सुनता रहूं, ये मेरा इरादा नहीं है। मगर मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसे लेमैन कोई पूछे कि मोदी जी का सबसे अच्छा फैसला आपको क्या लगा,
तो मैं अभी मंत्री इस विभाग का अभी बना हूं, ये फैसला तब का नहीं था, मगर मैं इसको एक नंबर पे बताना चाहता हूं, ये है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जैसे कोरोना के मैनेजमेंट में दुनिया को ये बता दिया कि भारत कर सकता है, और आज दुनिया मानती है, हम कहें ना कहें अलग चीज है, मगर आज दुनिया मान रही है कि कोरोना मैनेजमेंट जिस प्रकार से भारत में हुआ ऐसा कम देशों में हुआ। ऐसे ही इनके पहले हमारा कोरोना वैक्सीन हम देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री श्री ने मुफ्त देने का ऐलान किया। उस समय के आप अखबार देख लीजिए, क्या क्या चीजें थी, अनाप शनाप इसके खिलाफ भी चलता था, इसके समर्थन में भी चलता था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। इसके पहले एक साल, कोरोना वैक्सीन के पहले एक साल, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के मवेशियों को, पूरे पशुओं को, पूरे कैटल को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेशन कराने का ऑर्डर दे दिया है। मगर इनकी चर्चा कम है क्योंकि ये पशुओं की है, वो तो आवाज लगा के धन्यवाद नहीं दे सकते, और कोई अच्छी चीज का धन्यवाद देना वो शायद हमारे उसमें भी कम है। तो ये पहले बार हुआ कि पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का एक साल पहले, और 13,000 करोड़ की राशि उसके लिए उपलब्ध है। और आज भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरे देश में चला रहे हैं, जिसमें मुंह पका, खुर पका, पीपीआर, ऐसे जो पशुओं के रोग हैं उनसे पशुपालकों को निजात देने का हमारा प्रयास चल रहा है। और ये लंपी स्कीम वाला जो आया, तो उसी में भी अपनी जो गॉट पॉक्स थी उसी के जरिए उनका सामना करने का कोशिश किया। और अभी मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे आईसीआर ने हमारी इंडिजिनस वैक्सीन वो लंपी स्किन के लिए भी अब डेवलप कर दी है। अभी इनका कॉमर्शियल यूज करने का सर्टिफिकेशन की सिस्टम में पड़ा है, कुछ महीनों में ये भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। ये भी मुफ्त देंगे आप किसानों को? अभी मुफ्त वाला बात है वो अभी मैंने जिक्र ही कर दिया, दे देंगे। और अभी तो लंपी स्किन का प्रभाव ही नहीं है, तो अभी इसमें मुफ्त देना, खर्चे से देना कहने का कोई बहुत मतलब नहीं है। और मुफ्त देने में ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। ये ऐसा हो जाता है कि एक साथ सभी जगह पे नहीं आता है, ये मूव करता है। अभी का जो साइकिल चला, मैं ये बता सकता हूं आपको कि 18 में शायद, मैं इस साल मेरा करेक्ट भी कर सकते हैं, पहली बार ये बिहार में देखा गया था, मगर इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, लोग भी भूल गए थे। मगर इस पर हमने रिसर्च किया था कि इसका सामना कैसे किया जाए। फिर अभी ये इस बार जब शुरू हुआ तो गुजरात में से शुरू हुआ था, फिर राजस्थान में आया, फिर पंजाब में आया, फिर हरियाणा, ऐसे करते करते उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक गया, फिर यहाँ से उनको रोक लिया गया। तो ये इस प्रकार का है, इसके सामना अभी कर रहे हैं। फिर अभी साउथ में सब सारा बात समाप्त होने के बाद साउथ में उसका प्रभाव देखने को मिला था। तो वो जहाँ से जैसे हैं ऐसे उनका सामना करने की व्यवस्था भारत सरकार ने डेवलप करके रखी है। हम सारे राज्यों को एडवाइजरी भी दे रहे हैं, इससे आगाह भी कर रहे हैं, और इसके प्रिकॉशन लेने के लिए, इनकी दवाइयों के लिए क्या क्या करणीय है उनकी एडवाइजरी भी देते हैं। और अब जब लंपी चल रहा था तब मैंने यहाँ देश में हमारे सरकार में एक कंट्रोल रूम शुरू किया था। राउंड द क्लॉक हम किसी भी समस्या को सुनने के लिए, राज्यों के साथ परामर्श करने के लिए राउंड द क्लॉक अलर्ट रहते थे। एक मुर्गी पालक जो होता है रूपाला जी, उसकी ये शिकायत रहती है कि आप के बड़े बड़े पूसा इंस्टीट्यूट है, आईसीएआर है, और इस तरह के भारत सरकार के बड़े बड़े शोध संस्थान हैं जहां फसलों की, मिट्टी की, सबकी जांच पड़ताल करते रहते हैं। लेकिन आपने पोल्ट्री में ऐसा नहीं किया, आपने मुर्गी में ऐसा नहीं किया। तो क्या ये कारण है कि कहीं ना कहीं वो मुर्गी पालक डरता है और जिस तेजी से उसे आगे आना चाहिए था एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में, वो नहीं आ पा रहा? नहीं, ये बात सही नहीं है। मुर्गी में भी हमारा संशोधन चल रहा है। हमने कई नस्लें, ये कड़कनाथ हमारा ही संशोधन है। नहीं, लेकिन कड़कनाथ तो बहुत लिमिटेड है। नहीं, अभी लिमिटेड है उसका क्षेत्र में, झाबुआ में। नहीं, लिमिटेड है, उसको अनलिमिटेड करना किसानों का काम होता है, वो संशोधन हो जाता है। कोई किसी भी चीज का संशोधन तो ऐसे ही छोटा ही होता है, इसको डेवलप, मगर अवेलेबल है। मैं ये बताना सिर्फ मेरा वो था कि इसी क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अभी उसको वातानुकूलित वातावरण में कैसे डेवलप कर सकते हैं
उसके बारे में भी हमारा संशोधन चल रहा है, उसकी दवाइयों के बारे में, उसके फीड के बारे में। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये मुर्गी पालन करने वाले लोगों का मिलना बहुत बार हुआ है। उनकी एक शिकायत रहती थी, फीड को इनको एक इंपोर्ट फीड लगता था सोया का, और इस पर हमारा प्रतिबंध रहता है भारत सरकार का। मुर्गी पालन करने वाले लोगों की शिकायत के आधार पर मैंने इंटरवीन करके उसको इजाजत दिलवाई थी, और इन लोगों ने मिलके हमारा धन्यवाद किया था, वो अलग चीज है, मगर उनको वो पहुंचाने का काम हमने करवाया था। ये इस पर हमारी पक्की नजर चल रही है। तो हम फिश पे, गोट पे, मुर्गी पे, मछली पे, सारे जो पशुपालन के हमारे क्षेत्र हैं उस पर बारीकी से हमारा विभाग लगातार प्रयत्नशील है। नहीं, हम मछली पर भी आएंगे, लेकिन क्या आप के पास ऐसी कोई योजना आपकी सरकार, जैसे आपने कहा कि हम 2 मुर्गी दे देंगे, जाइए आप शुरू कीजिए, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए आज, क्योंकि यहाँ किसान आए भी हैं बहुत सारे, आपसे लाभान्वित होकर यहाँ से जाएंगे, कोई ऐसी योजना है जिसको बढ़ावा देने के लिए आप किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस दिशा में आगे बढ़े और डरे ना? मैं मानता हूँ कि हमारे सभी राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारों के माध्यम से और हमारे एक्सटेंशन विभाग के माध्यम से ये सारी जानकारियां हम समय समय पर सभी के बीच में देते रहते हैं। किसी भी प्रकार के पशुपालन में ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, फार्म बनाने के लिए हमारी भारत सरकार की ओर से योजनाएं हैं, उसमें सब्सिडी भी है, और इसी में किसान जुड़ सकता है और जुड़ के अपना व्यवसाय कभी भी शुरू कर सकता है, और बहुत सरल व्यवस्था से। और हमने इनके लिए पोर्टल बना के रखा है, सो कि किसान अपनी एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है वो खुद भी देख सकता है। ऐसी व्यवस्था करके हम इनको आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। और मैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, वो एक बात छूट रही थी, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहता हूँ। हमने तो हमारे लिए 108 बना ली थी कि हमको आदमी को कुछ होता है तो आप 108 डायल करो, गाड़ी आ जाती है और आपका हो जाता। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बेजुबान जानवरों की भी आवाज सुन ली, और उनके लिए एम्बुलेंस देने का, पूरे देश में भारत सरकार के खर्चे देने का निर्णय कर दिया। और हमने अभी तक 4000 से ज्यादा एम्बुलेंस राज्य सरकारों के लिए मंजूर करके दे दी है। कई राज्य सरकारों ने उनको रोड पे भी शुरू कर दिया है, 5-6 जगह पे, तो मैं भी गया था उसके लोकार्पण के ऐसे कार्यक्रमों में। और इसी के चलते उसका एक नंबर भी है, वो अभी कम पॉपुलर है, सो मैं इस मंच का फायदा लेते हुए 1962 ये इनका नंबर बनाया है। और 1962 के जरिए अब एनिमल हस्बेंड्री के लोग अपने पशुपालन की एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, अपने पशु को वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाने के बजाय डॉक्टर को अपने घर बुला सकते हैं, और उसमें प्राइमरी दवाइयां भी होंगी, छोटी मोटी सर्जरी भी उस एम्बुलेंस के जरिए वो कर सकेंगे। चलता फिरता अस्पताल हो गया। ऐसा एक प्रकार से घूमता हुआ हॉस्पिटल हो जाएगा। और दूर दराज के इलाके में, मैं पिछले सप्ताह में बारामुल्ला गया था, कश्मीर के एक एरिया में, तो वहां की सरकार ने, उन्होंने बताया कि ये आपका 4 व्हीलर है, वो भी हमारे हिली एरिया में नहीं जा पाएगा, और वहां के पशु तो 3-4 महीना ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, वो अपना ट्रेडिशनली है। तो उन्होंने खुद एक ऐसा प्रयोग किया, उन्होंने मोटरसाइकिल दिए और एनिमल उसके साथ किट रख देती हैं, और वो वहां जाके इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मोटरसाइकिल को मैंने जब ग्रीन सिग्नल दिया, तभी मैंने यहाँ आके हमारे विभाग के साथ परामर्श करके कह दिया कि हम इस एम्बुलेंस के साथ अगर किसी हिली राज्य से या ऐसे विशेष भौगोलिक परिस्थिति वाले मांगेंगे कोई राज्य सरकार, तो उसको मोटरसाइकिल की सुविधा देने का भी हम काम करेंगे। बकरी पालन सर, आपको लगता है कि कहीं पीछे छूट रहे हैं उसमें हम? हमारा तो ऐसा है कि आप जितना समय देंगे, क्योंकि हर पशु के यहाँ ऐसी कहानियां होती है। बकरी पालन मेरे हिसाब से हमारी गाय और भैंस के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर पशु के रूप में बकरी पालन हमारे देश में हो रहा है। कई प्रकार की बकरियां की हमारे देश की नस्लें हैं, और बहुत ही अच्छी नस्लें हमारे यहाँ पश्मीना जो हमारी नस्ल है, जिसका बहुत ही डिमांड इसके ऊल का होता है, ऐसे
और इसका हमारा यहाँ मथुरा में बहुत ही अच्छा रिसर्च सेंटर रिसर्च है, सेंटर बहुत बड़ा। बहुत ही अच्छा है। वहीं से इनका और एक बीकानेर में भी है। वो दोनों सेंटर बहुत ही अच्छा काम करके अच्छी नई नई ब्रीडें भी इसमें से निकाल रहे हैं। और वो बकरी पालन के लिए भी ये हमारी योजना है। पहले हम उसमें 500 बकरियों का यूनिट रखते थे। ये मैं आपको बता दूं, हम ऐसे गायों में भी 200 का यूनिट रखते थे। तो फिर हमारे हिली स्टेट में से और कई राज्यों से हमको ये मिला कि भी ये 500 बकरियां हम नहीं रख सकते हैं, इतना हमारा ताकत नहीं है, इतना हमारा मैनेजमेंट का वो नहीं है, छोटे छोटे लोग नहीं रख सकते। तो उनकी रजुआतों के आधार पर अब मैंने उनको 50 तक रिड्यूस कर दिया कि 50 भी खरीद सकते हो, 100 भी खरीद सकते हो, 200 भी खरीद सकते हो, और में हिम्मत है तो 500 भी खरीद सकते हो। और उसी में 50% की सब्सिडी, मैं मानता हूं कि पहली बार ऐसी योजना पशुपालकों के लिए भारत सरकार की ओर से चल रही है। नहीं, ये 50% की सब्सिडी तो बहुत बड़ी बात है। और मत्स्य मछली पालन की स्थिति आज हमारे देश में क्या है सर? फिशरीज सेक्टर वैसे हमारे अर्थतंत्र का अहम हिस्सा है। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसमें देशवासियों के ध्यान में हमारी ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जिस पर हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है, खास करके केमिकल फर्टिलाइजर और खास करके केमिकल के दवाइयाँ, वो सारे एक्सपोर्ट के हमारे अहम हिस्से रहते हैं। मगर अभी पिछले साल का हमारा एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ को क्रॉस कर गया फिश सेक्टर का। एक प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सेक्टर हमारे इकोनॉमी के लिए है। और इसके दो हमारे पहलू है, एक मरीन फिशिज है और दूसरा हमारा इनलैंड फिशिंग है। और आज हमारा इनलैंड फिशिंग जो है वो हमारे मरीन फिशरीज से बहुत आगे निकल गया है। अच्छा, ऐसा है? इनलैंड फिशिंग हमारा मरीन फिशरीज से बहुत आगे निकल गया है। और मैं एरिया वाइज आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमारा 8,000 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है भारत के पास। भौगोलिक दृष्टि से बहुत लंबा कोस्टल है, मेरे राज्य का 1600 किलोमीटर का। और उसी के बाद उसी में से 12 नॉटिकल माइल तक राज्य की हुकूमत होती है, कोस्टल से 12 नॉटिकल माइल तक। और 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक भारत सरकार की हुकूमत होती है समुंदर पे। तो 200 किलोमीटर का ये घेराव, और वो अंडमान निकोबार और हमारे लक्षद्वीप, इन समूहों को आप जोड़ के करें तो 200 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया बनता है। इतना बड़ा एरिया है, उसी के बावजूद हमारा इनलैंड फिशरीज आज इसका ये बहुत दिलचस्प तथ्य आपने आज सामने रखा है। जी जी। इसका कारण क्या है? इसका कारण टेक्नोलॉजी और हमारी पॉलिसी को मैं इतना महत्व नहीं दूंगा, मगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स और इन लोगों ने इसमें कोशिश करके, अकेला झींगा जो है ना हमारा, उसने दुनिया में धूम मचा के रखी है। उसका बहुत ही डिमांड है विदेशों में और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। आंध्र इसमें नंबर 1 पे चल रहा है और अभी कई राज्यों में इनकी खपत शुरू। मैं एक न्यूज़ के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, आपने ट्राउट फिश का नाम सुना होगा। वो कश्मीर के और इस हिली रीजन में ठंडे पानी में होती है। बहुत ही इसकी कीमत भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं 3-4 महीने पहले तक मैं कहीं पे बातचीत करने जाता तो हमारे उत्तर भारत की ट्रॉट फिश ऐसा करके बात करता था। पिछले सप्ताह मेरा हैदराबाद एक इवेंट में जाना हुआ। वहीं हैदराबाद में एक स्टार्टअप वाले ने ट्रॉट फिश हैदराबाद में प्रोड्यूस कर दी और वहां उन्होंने अपना एनवायरनमेंट बना के मेड इन हैदराबाद ट्रॉट वो उन्होंने मार्केट कर दिया। और ये इस प्रकार से आज ये विषय डेवलप हो रहा है। और इसके लिए खास करके इनका जो पेरेंट्स और इसका ब्रूड स्टॉक, उनमें भारत सरकार की पॉलिसियों ने बहुत मदद किया। और अभी पिछले सप्ताह ही हमारे पास अकेला वेमिना था वो उसमें प्रॉन्स में। अभी उसमें ब्लैक टाइगर मोनोडॉन आ गया, वो पहले था कभी हमारा,
बीच में वो बान हो गया था किसी डिजीज की वजह से और कुछ इंटरनेशनल इशू की वजह से। हमने फिर से उनको लाइव कर दिया और अब आज हमारे पास ब्लैक टाइगर मोनोडोन के प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अभी तीसरा एक हमने इंडिकस ब्रीड का परसों ही एक उसको संशोधित करने के लिए हैदराबाद में ही हमारे एनएफडी के साथ मिलके वहाँ एक हमारे सब्सिडरी है उसकी, उनके साथ मिलके इनका कारोबार शुरू कर दिया। तो तीसरी ब्रांड अब इसमें ऐड हो जाएगी। ये सारे प्रयोगों की वजह से अभी इसमें बड़ा उछाल आया है और अभी मुझे लग रहा है कि फिशरीज सेक्टर अभी भी मुझे लग रहा है कि ऐसा सेक्टर है कि इसमें अभी भी स्काई इज द लिमिट। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यहाँ आपकी थोड़ी सी प्रशंसा इसलिए बनती है क्योंकि आप अपनी नीतियों और का श्रेय भी स्वयं नहीं लेकर आप व्यवसायियों, उद्यमियों और किसानों को दे रहे हैं। ये आपकी अच्छी बात है एक राजनेता होने और एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री होने के बाद भी अगर आप ऐसी बात करते हैं तो। एक योजना आई थी आपके डिपार्टमेंट की पहले काफ़ी, ये सुना गया था कि जो विधवा महिलाएं हैं और विशेषकर दक्षिण भारत में वो जहाँ भी रहती थीं तो ये किया गया कि उसमें उनके घर में, उनके कमरे में गड्ढा खोदा जाए और वहाँ थोड़ी सी मछली डाल दी जाए और उसको कवर कर दिया जाए, थोड़ा सा छोड़ दिया जाए। ये योजना आई विधवाओं के लिए और उससे उनको लाभ मिला, लेकिन ये योजना कहाँ लुप्त तो हो गई किसी को पता नहीं। ये प्रश्न इसलिए था सर कि वो छोटे किसान जो बड़ी योजना का हिस्सा नहीं बन पाते, वो छोटे किसान जिनके पास पूंजी नहीं होती, वो उन्हें हमारी सरकार, आपका मंत्रालय मछली पालन के लिए कितना प्रोत्साहित कर रहा है? देखो, ये जो जिस योजना का आपने जिक्र किया वो शायद मेरे बहुत पहले हो चुका होगा, क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसी अभी कोई योजना है ही नहीं। और ये समझो कि छोटे किसानों को अब छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये अब नए टेक्नोलॉजी के साथ करने का शुरू हो गया है। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही स्पष्ट सोच है और उसकी मंशा भी है, ऐसा भी कहने में भी मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। किसी भी समस्या का और किसी भी बिजनेस का डेवलपमेंट अगर करना है तो उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा और अद्यतन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एम्बुलेंस का जिक्र किया, वो टेक्नोलॉजी आपको एम्बुलेंस के जरिए से ठीक लगेगी, मगर इसका सबसे बड़ा उपयोग जो होने वाला है वो क्या है मैं आपको बता दूं। वो है कि अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने में सबसे बड़ा उपयोगी साधन एम्बुलेंस बन सकती है। क्योंकि पशु जब हिट में आता है गांव में, दूर दराज में, वो कहाँ जाएगा? और ढूंढने के पर भी वो जाएगा तब तक उसका पशु हिट से निवृत्त हो जाता है, तो फेल हो जाता था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ठीक से नहीं होता। ये है आपके इस एम्बुलेंस में आपकी योजना? हाँ, इसी के साथ जुड़ा कोई भी समस्या पशु के रिलेटेड सारी चीजें इसके साथ संपन्न है। और मैं इसमें ऐड भी कर दूं कि हमको राज्य सरकारों की ओर से ये आया कि भाई आपने तो दान कर दिया एम्बुलेंस हमको, अब मेरे को ड्राइवर लगेगा, डीजल लगेगा, मुझे डॉक्टर लगाना पड़ेगा, एक पैरावेट इसमें लगाना पड़ेगा, तो आपके दान को लेकर मैं कहाँ घूमूंगा। तो राज्य सरकारों की इस बात को हमने एक्सेप्ट किया और उसी में भी 60% उनके खर्चे में भी भारत सरकार इनको सहयोग करेगी। बड़ी ऐसा हमने इसमें डिसीजन ले लिया। अब आपने सवाल पूछा था छोटे फिशरमैनों के लिए, तो उसी में भी अब फिशरीज को भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ करने के लिए हमने योजनाएं भी बनाई हैं। छोटे से छोटे लोग भी रिसर्कुलेटरी करके एक नई RAS करके एक योजना आई है। छोटे से कमरे में आप इसको डेवलप कर सकते हो और श्योर क्रॉप आप और डिमांड आधारित भी आप जिन मछली की डिमांड है आपके आसपास उनके ही सीड जिसमें डालकर आप इसको डेवलप करते हो। बायोफ्लॉक्स की एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसी को भी आप इसमें करते हो। केज कल्चर अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, क्योंकि अब कहाँ घूमोगे फिरोगे और किनारे पे भी नहीं मिलती और अभी नदियों में भी इसका कम हो गया है। इसलिए हम रिवर रेंचिंग का भी नया कॉन्सेप्ट लेकर सारी नदियों में बीज छोड़ रहे हैं। अच्छा। लाखों की संख्या में। अच्छा। और इसी के जरिए फिर वो बड़े होके उनके लिए काम में आएंगे। मगर वो केज कल्चर भी कर सकता है। वो तो एक प्रकार के ऐसा है कि आपने केज डाल दिया, आपने सीड डाल दिए
उसका पीरियड होता है 3 महीना 4 महीना, आपका क्रॉप रेडी है और आप क्रॉप ले सकते हैं। ये योजना तो बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जागरूकता कैसे पता चलेगा? देखो, जागरूकता के लिए हम विभाग की ओर से तो मेहनत कर रहे हैं। मैं तो पूरे देश के कोस्टल का प्रवास कर रहा हूं। मैं गुजरात से स्वयं निकला हूं। सागर परिक्रमा नाम कार्यक्रम मैंने बनाया है। पूरे कोस्टल बेल्ट में बाय बोट घूम रहा हूं और हर कोस्टल पे, हर फिश लैंडिंग सेंटर पे जाके फिशरमैनों के साथ वार्तालाप करके उनको हम तो सारी चीजें बता ही रहे हैं। आप जैसे लोगों को भी ऐसी स्कीमों को मीडिया के जरिए भी आप इसको कर सकते हैं। हम इनके और सोशल मीडिया इन सभी का वर्तमान में जो भी प्रयोग है उन सारे को करके हम किसानों के बीच में इनकी बातें रख रहे हैं। आज हमारे इस मंच से, क्योंकि ये किसानों का ही मंच है, किसानों की ही बात हम सुबह से कर रहे हैं और शाम तक करेंगे, किसानों के ही मुद्दे उठाएंगे, किसानों की ही बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। आप अपने विभाग की तरफ से देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देश के किसान भाई बहन को इतना विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि आप किसानी कर रहे हैं। आप जिस फसल आपके प्रदेश में, आपके एरिया में अनुकूलन होगी वो करते रहेंगे, होंगे ही, मगर आप सभी को अकेली खेती पे नहीं रहना चाहिए। आपके खेत में गाय भी होनी चाहिए, आपके खेत में मछली भी होनी चाहिए, आपके खेत में हनी की कॉलोनी भी होनी चाहिए, आपके खेत में मुर्गी भी होनी चाहिए। इन सारी चीजों को अपने छोटे से खेत में अगर आप लगा देंगे, मैं मानता हूं विनम्रता से, ये भारत सरकार के मंत्री के तौर पे नहीं, मगर जिस किसान के फार्म में इनकी प्रेजेंस होगी, उतनी प्रेजेंस से ही वो किसान की आय स्टेबल भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और फिर आपकी कुशलता पे निर्भर है आप इसमें कितने आगे बढ़ सकते हैं। आप मंत्री जी किसान तक की इस लॉन्चिंग के अवसर पर यहाँ पर आए, अपना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया और हमारे किसान 1962 1962 ठीक बोला सर मैंने? याद हो गया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए पुरुषोत्तम रूपाला जी का। जी धन्यवाद। और इस चैनल को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम किसान के बारे में डिबेट करने का एक बहुत ही अच्छा मंच आपने शुरू किया है। पुनश्च धन्यवाद और देश के पशुपालकों को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका माननीय मंत्री जी। 2 मिनट और चाहेंगे आपके। जो आपने बताया है किसान तक अपनी तरफ से सरकार की जो बातें आपने कही हैं वो किसानों तक जरूर पहुंचाएगा और ये वादा करते हैं कि किसानों की बातों को भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था। किसान तक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, माफ कीजिएगा, www.kisantak.in, इसके लॉन्च का वक्त आ गया है और हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री जी से कि वो अपने शुभ हाथों से इसका लॉन्च करें। साथ ही में हम आमंत्रित करना चाहेंगे बीबी राव साहब का और मनोज शर्मा साहब को भी आमंत्रित करना चाहेंगे इस लॉन्च के लिए। बता दें कि किसान तक की ये जो वेबसाइट है www.kisantak.in, यहाँ पर आपको खेती और किसानी से जुड़ी हर सामग्री मिलेगी। आप इससे जरूर जुड़ें और अपने सुझाव भी हमको देते रहें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मंत्री जी का। वो आए, उन्होंने इतना अपना जो व्यस्त कार्यक्रम है उससे वक्त निकाला। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है।
मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।